अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 7 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है द कैरियो मर्डर केस। अच्छा, जब इसका बैकग्राउंड पहले थोड़ा सा ले लेते हैं ताकि इसको समझने में आपको और आसानी हो। और एज़ ऑलवेज़ मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले आप एक दफ़ा चैप्टर को रीड कर लिया करें और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके उसकी मीनिंग डिक्शनरी से निकाल लिया करें। इससे क्या होगा कि फिर हमारा ज़्यादा ध्यान चैप्टर की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ग्रास्प करने की तरफ ज़्यादा होगा, बजाय इससे कि जब मैं समझा रहा हूँ और आप एक एक लफ्ज़ के पीछे भाग रहे हो कि ये किसका क्या मतलब बताया था और उसका क्या मतलब बताया था। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि ये काम आपने कर लिया होगा, उसके बाद ये वीडियो लगाई होगी। तो शुरू करते हैं। कैरियो मर्डर केस एक कहानी है, तो बहुत ही मशहूर कहानी है, दुनिया में समझने के मशहूर तरीन कहानियों में से एक है। इतना ज़्यादा इसका चर्चा रहा और आज तक है। लिखी थी रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने और कहानी का नाम था द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकिल और मिस्टर हाइड। और 1886 में पब्लिश हुई थी और तब से आज तक जो है वो लोग उसको पढ़ रहे हैं और आज भी वो वैसे ही लोगों के लिए जो है वो इंटरेस्टिंग है जैसे कि तब थी। तो रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन बहुत एक इंटरेस्टिंग करेक्टर है, एक इंटरेस्टिंग ऑथर है। उनकी ज़िंदगी खुद एक कहानी से कम नहीं, और कभी आपको मौका मिले तो उनके बारे में पढ़िएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग उनकी एक लाइफ थी। एक आर्किटेक्ट के बेटे थे, एक आर्किटेक्ट के पोते थे, लेकिन खुद आर्किटेक्ट नहीं बनना चाहते थे। तो वालिद साहब ने इनको जो है वो कहा भाई कुछ तो पढ़ लो तो ये लॉयर बने, लेकिन सारी उम्र ये ऑथर राइटर बनना चाहते थे। और बिल आखिरकार जब लॉयर बन गए तो उसके बाद उनको इजाज़त मिली कि भाई ठीक है, अब आप कोई आपने प्रॉपर एजुकेशन हासिल कर ली है, अब आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। खैर, इनकी ज़िंदगी में आगे ही बहुत से ट्विस्ट आए और मुख्तलिफ़ चीज़ें इन्होंने लिखी, लेकिन इनकी जो बहुत मशहूर कहानियाँ थीं उनमें से एक ट्रेजर आइलैंड बहुत मशहूर है, जो कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में बच्चों को स्कूल्स में ज़रूर ही पढ़ाई जाती है। और इसी तरह से ये भी एक बहुत मशहूर कहानी है डॉक्टर जैकिल और मिस्टर हाइड। उसके कैरेक्टर्स को जब से ये लिखी गई उसके बाद से यूज़ किया जाता रहा मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में, बेतहाशा इसके ऊपर फ़िल्में या पूरी पूरी फ़िल्म बाज़ औक़ात इस कहानी पे बनी और बाज़ औक़ात बाज़ फ़िल्मों में इसके कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर बहुत सी कहानियाँ और दूसरी किताबों के अंदर इनके कैरेक्टर्स को यूज़ किया गया। तो अ, एक बड़ा ज़बरदस्त सा बैकग्राउंड था इसका। ये जो है वो बहुत शॉर्टली मैं आपको थोड़ा सा एक ये इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ कि इस कहानी में चल क्या रहा था, ये जो बीच में से अचानक से एक चैप्टर आपके सामने आया है। तो होता कुछ यूँ है कि ये जो एक एक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर हेनरी जैकल, वो जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के दरमियान उन्होंने एक ऐसा सीरम, एक ऐसा पोशन बना लिया होता है जिसकी वजह इसको पीने के बाद उनके जिस्म में एक बड़ी तब्दीली आ जाती है और वो बहुत ताकतवर और बड़े ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन साथ साथ उनका माइंड जो है ना, वो भी उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाता है और वो एक ईवल सा सी फॉर्म ले लेता है। और उस फॉर्म में आने के बाद वो मुख्तलिफ़ क्राइम्स उससे होते हैं और वो किस तरह से अपने आप को छुपाता है, और एक ही शख्स की दो आइडेंटिटीज़ हैं और वो किस तरह से वो मैनेज कर रहा है। और जो डॉक्टर हेनरी जैकल हैं वो नहीं चाह रहे कि वो ट्रांसफ़ॉर्म हो उस ईविल पर्सनैलिटी में। और उस ईविल पर्सनैलिटी ने अपना एक अलग नाम रखा, एडवर्ड हाइड। और वो नहीं चाह रहा कि इस ईविल पर्सनैलिटी से वापस मैं नॉर्मल डॉक्टर जैकल बन जाऊँ। तो वो कशमकश भी है और साथ में जो है वो एक सस्पेंस भी चल रहा है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और एक लॉयर है मिस्टर अटरसन, इनका दोस्त है ये, जो डॉक्टर हेनरी जैकल हैं। तो वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, देख रहा है कि ये चल क्या रहा है और किस तरह से मुख्तलिफ़ क्राइम्स हो रहे हैं और हर जगह किसी न किसी तरह से इनके दोस्त का नाम करीब करीब पाया जा रहा है। तो बहरहाल ये एक बैकग्राउंड था। उस बैकग्राउंड को अगर ध्यान में रखते हुए आप इसको शुरू करेंगे ना, तो आपको बात समझ में आएगी कि अच्छा हुआ क्या था। तो एक सीन इन्होंने खींचा है, शुरू करते हैं। तो आहिस्ता से मैं आपको फिर बैकग्राउंड के साथ साथ मज़ीद समझाते जाऊँगा। Nearly a year later, in the month of October, London was startled by a crime of singular ferocity and made all the more notable by the high position of the victim. जो कुछ पिछले चैप्टर में हुआ था उसके आगे से बात शुरू हुई है। तकरीबन एक साल गुजर गया और उसके बाद अक्टूबर के महीने में लंदन जो है वो हैरान परेशान रह गया, भौंचका रह गया। ठीक है, हैरत के मारे बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाते हैं ना, उसको हम कहते हैं स्टार्टल्ड। तो वो हक्का बक्का रह गया
एक ऐसे जुर्म की वजह से जो अपनी खौफनाकी दरिंदगी में उसकी कोई मिसाल नहीं थी। सिंगुलर नेचर होती है, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा ना मिलता हो, तो ऐसी उसकी मिसाल नहीं थी। इतना खौफनाक अंदाज से वो जुर्म किया गया, और मज़ीद ज़्यादा लोगों ने उसको गौर देखा, उसको नोट किया, उसके बारे में मज़ीद लोगों में तजस्सुस पैदा हुआ, क्योंकि वो जो जिसके साथ वो जुर्म किया गया था, वो जो है वो विक्टिम एक हाई पोजीशन का आदमी था, यानी एक नोटेबल, एक जाना माना हुआ कोई मशहूर शख्स था, जिसके खिलाफ ये जुर्म किया गया था या जिसको शिकार बनाया गया था। ठीक है। द डिटेल्स वर फ्यू एंड स्टार्टलिंग। जो तफसीलात उस जुर्म के बारे में आ रही थी वो बहुत कम थी और वो बहुत हैरान कर देने वाली थी। अ मेड सर्वेंट, अब ये असल सीन आपके सामने आ रहा है। अ मेड सर्वेंट लिविंग अलोन इन अ हाउस नॉट फार फ्रॉम द रिवर हैड गॉन अपस्टेयर्स टू बेड अबाउट 11। तकरीबन 11 बजे के करीब एक ख़ातून सर्वेंट थी जो अकेली एक घर में रहती थी, जो दरिया से ज़्यादा दूर नहीं था। वो ऊपर अपने बिस्तर में लेटने के लिए गई थी तकरीबन 11 बजे। Although a fog rolled over the city in the small hours, the early part of the night was cloudless, and the lane which the maid's window overlooked was brilliantly lit by a full moon. अच्छा जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे आम तौर पे नहीं होती, तो उसको भी समझ लें कि स्मॉल आवर्स कहते हैं रात के आखिरी पहर, लेट नाइट। ठीक है, कुछ घंटे रह गए सुबह होने में, तो स्मॉल आवर्स कहते हैं। तो अक्सर जो है वो वेस्टर्न, ख़ासतौर पे इंग्लैंड के आसपास के जो इलाके हैं, ठंडे इलाके जो हैं, वहाँ पे रात के वक्त जो है वो धुंध और फॉग जो है वो आ जाती है। तो फॉग ऐसा लगता है जैसे कि एक बहते हुए बादल हैं जो कि सड़कों पे जो है छा जाते हैं या मैदानों में। तो उनके एक ख़ास अंदाज से वो बह रही होती है फॉग ना, ऐसा लगता है इट्स फ्लोइंग। तो उसी को रोलिंग ओवर से इन्होंने तशबीह दी है। ठीक है, रोलिंग ओवर जैसे कि कोई चीज़ घूमती हुई, चलती हुई जो है वो आ रही है। तो क्या बता रहे हैं कि हालांकि रात के ज़्यादा देर के वक्त, जो लेट नाइट के आवर्स से, उनमें तो काफ़ी धुंध आ जाती थी शहर के अंदर, लेकिन जो शुरू का वक्त था रात का, अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, यानी कोई, अच्छा ये भी ध्यान में रखें कि हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, है वो भी वो इंग्लैंड जो कि आज से 100 साल पुराना इंग्लैंड है। तो वहाँ पे तो रात जनाब शाम को 6 बजे रात हो जाती थी और लोग सो जाते थे, और डिनर जो है वो 5 बजे होता था। आज भी बहुत से लोग वहाँ पे शाम को 5 बजे खाना खा लेते हैं और 6 साढ़े 6 बजे सो जाते हैं। तो ये एक अर्ली राइजिंग और अर्ली गोइंग टू बेड जो है वो रूटीन में शामिल था। तो अर्ली आवर्स का मतलब क्या हुआ कि जो नाइट के अर्ली पार्ट था, मतलब शाम के वक्त 6 7 8 बजे 9 बजे, इस वक्त तक जो है वो नाइट वॉज क्लाउडलेस, कोई बादल बादल नहीं थे। एंड द लेन which the maid's window overlooked was brilliantly lit by the full moon। और वो जो सड़क जो थी वो बहुत अच्छी ठीक ठाक रोशन थी, पूरे चांद की वजह से। 14वीं का चांद निकला हुआ था, तो उसकी वजह से, चांदनी की वजह से सड़क ठीक ठाक वो रोशन थी। वो सड़क जो कि उस मेड की खिड़की के नीचे मौजूद थी, यानी उसकी खिड़की उस सड़क में खुलती थी। ठीक है। It seems she was fanciful, for she sat down upon her box, which stood immediately under the window, and fell into a dream of musing। अच्छा, फैंसीफुल क्या होता है कि एक ऐसा शख्स जो कुछ सोच रहा हो, कुछ इमेजिन कर रहा हो, कुछ ख्यालात में हो। कुछ ख्यालात में सोचते सोचते आप बंद कमरे में अकेले दीवारों को तकते रहें तो मज़ा नहीं आता। तो अगर आपके पास कोई ऐसी खिड़की है जो बाहर आसमान को खुलती है, तो अच्छा लगता है, ज़रा ठंडी ताज़ी हवा आ रही है, खिड़की खोल के थोड़ी देर बैठ जाओ खिड़की के सामने और दूर तक देखते रहो और अपनी सोचों में गुम हो जाओ, तो ये अच्छा लगता है। तो शी वॉज फैंसीफुल, मतलब वो कुछ सोचना चाह रही थी, उसका दिमाग चल रहा था, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें वो सोच रही थी, उसको मज़ा आ रहा था सोचने में, जिसकी वजह से उसने क्या किया कि खिड़की के बिल्कुल नीचे एक बॉक्स था, वो उस बॉक्स पे जाके बैठ गई और अपने जो भी उसने सोचें सोचनी थी, अपने ख्वाबों की सोचों में जो है वो खो गई। कुछ ख्वाब देख रही होगी, कुछ सोच रही होगी कि कल यूँ करेंगे और पैसे जमा करूँगी तो ऐसा कर लूँगी, तो फलानी जगह जाऊँगी, कुछ भी ऐसा कुछ सोच रही थी। तो वो अपने सुकून से जाके एक डब्बा रखा था खिड़की के नीचे, उस डब्बे पे जाके बैठ गई। ऐसे यूँ इमेजिन कर रहा हूँ मैं, जैसे कि डब्बे पे बैठी हो, कोहनियाँ उसने खिड़की के चौखट पे रखी हों और अपने हाथों पे अपना सर रख के जो है वो दूर देख रही होगी और सोच रही होगी। Never, she used to say with streaming tears when she narrated that experience, never had she felt more at peace
with all men although or thought more kindly of the world. इस तन्हाई में वो जितना सुकून महसूस कर रही थी। अच्छा, अभी ब्रैकेट जो आया इसको मैं अलग से बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले पूरा जुमला एक्सप्लेन कर दूँ। नेवर नेवर हैड शी फेल्ट मोर एट पीस। कभी भी इससे पहले उसने इतना सुकून महसूस ना किया था। हालांकि वो बहुत लोगों के दरमियान भी रही और बहुत लोग भी आसपास मौजूद होते थे, तब भी वो इतना सुकून में नहीं महसूस कर रही होती थी इतना वो इस वक्त महसूस कर रही थी, या इस तरह की सिचुएशन से महसूस करती थी। तन्हाई हो, सुकून हो, खामोशी हो, आसमान में चौदहवीं का चांद निकला हुआ हो, आप उसको तक रहे हो, खामोशी से बैठे, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, अक्टूबर का महीना है तो ठंड हो रही होगी, तो कभी वो उसने इतना सुकून महसूस नहीं किया था। और दुनिया के बारे में इतना अच्छा वो उसने पहले कभी नहीं सोचा कि यार कितनी कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी अच्छी दुनिया है, कितना मज़ा आ रहा है, कितना सुकून है। यानी वो बता रही है कि उस वक्त अजीब बात है कि मेरे सामने एक जुर्म होने वाला था, ये विटनेस थी जुर्म की, और उस जुर्म से होने से जस्ट पहले जो है मैं इतने सुकून में थी, इतनी खुश खुश से थी। और ब्रैकेट में ये आ रहा है कि ये बातें करते वक्त क्या हुआ उसके साथ, कि ये जो बता रही थी वो कहते वक्त वो क्या करती थी, आंसू बह रहे होते थे उसकी आंखों से, जबकि वो अपना तजुर्बा जो उसके साथ गुजरा वो नरेट कर रही होती थी या सुना रही होती थी किसी को, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे कहते वक्त कि यार उस वक्त मैं तो इतनी सुकून में थी और इससे पहले मैंने कभी इतना सुकून महसूस नहीं किया था, मुझे क्या पता था अचानक से ये होने वाला है। इस तरह का कुछ अंदाज था इसका। And as she sat, and as she so sat, she became aware of an aged and beautiful gentleman with white hair drawing near along the lane. और जब वो ऐसी बैठी हुई थी तो उसकी नज़र पड़ी, उसने जाना कि एक अच्छी उम्र का और बड़ा खूबसूरत सा आदमी जो है वो जिसके सफ़ेद बाल हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उस लेन के साथ साथ उसके करीब आता चला जा रहा है। ड्राइंग नियर, चलता हुआ करीब की आ रहा है, उसकी खिड़की के करीब की तरफ आ रहा है। खिड़की ऊपर है तो ज़ाहिर उसने तो नोटिस नहीं किया होगा, ये शायद दूसरी तीसरी मंजिल पे होंगी, उसने नहीं नोटिस किया होगा उस आदमी ने कि ऊपर कोई खिड़की में बैठा मुझे देख रहा है। तो वो सीधा सीधा चलता हुआ आ रहा था। एंड एडवांसिंग टू मीट हिम अनदर एंड वेरी स्मॉल जेंटलमैन, और एक और उसकी तरफ बढ़ता हुआ एक और शख्स था जो कि बहुत छोटे से कद का था। टू हुम एट फर्स्ट शी पेड लेस अटेंशन, और उसकी तरफ उसने ज़्यादा तवज्जो शुरू में नहीं दी, वो जो छोटे कद का आदमी था। तो समझ में आ रही है ना बात कि इसकी खिड़की के नीचे से कोई साहब आगे बढ़ रहे हैं और एक साहब दूर से बड़े अच्छे से खुश शक्ल से साहब अच्छी उम्र के वो चलते हुए इनकी खिड़की के करीब आ रहे हैं और दोनों आपस में एक जगह जाके मिलेंगे। When they had come within speech, जब वो इतने करीब आ गए कि आपस में बात हो सकती हो, which was just under the maid's eye, वो जगह वहाँ थी जहाँ पे कि बिल्कुल बिल्कुल करीब से वो उन दोनों को देख सकती थी, उसकी खिड़की के बिल्कुल करीब पहुँच चुके थे। The older man bowed and accosted the other with a very pretty manner of politeness. तो जब वो इतने करीब पहुँच गए तो जो बूढ़ा आदमी था वो झुका, जैसे झुक के सलाम करते हैं ना ज़रा बड़े तमीज़ से तहज़ीब से, एक झुक के उसने उसको ग्रीट किया और मुखातिब किया उसने दूसरे आदमी को बड़े ही अच्छे बहुत ही पोलाइट मैनर्स के साथ, यानी ऐसे अंदाज में, ऐसे बात करने के अंदाज में जो कि शुरफा का अंदाज होता है, बड़े शरीफाना अंदाज में उसको बहुत महज़ब अंदाज में उससे बात शुरू की। It did not seem as if the subject of his address was of great importance. ऐसा नहीं लग रहा था कि जिससे वो बात कर रहा है वो कोई ख़ास आदमी है। Indeed, from his pointing, it sometimes appeared as if he were only inquiring his way. बल्कि जिस तरह से वो अपने इशारे कर रहा था उससे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ रास्ता ही मालूम करने के लिए कुछ कह रहा है कि वो रास्ता पता है जनाब आपको। ऐसा कुछ महसूस हुआ कि ये बूढ़ा जो है वो चलता हुआ आया, कुछ रास्ता थोड़ा सा उसको क्लियर नहीं था कि आगे कहाँ है। उसकी मुलाकात एक छोटे कद के आदमी से हुई, उसने झुक के उसको सलाम किया और कहा कि जनाब बराए मेहरबानी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये फ़लानी जगह किधर होगी। कुछ ऐसा सा उसको ऊपर से फील हो रहा था। But the moon shone on his face as he spoke, and the girl was pleased to watch it. It seemed so innocent and full of kindness. और सूरज जो है वो अपना चाँद जो है उसकी रोशनी चमक रही थी उसके चेहरे पे जब वो बात कर रहा था। तो वो लड़की उसको देख के बड़ा खुश थी, खुश सा महसूस कर रही थी क्योंकि वो शख्स बड़ा मेहरबान, बड़ा मासूम सा लग रहा था, बड़ा अच्छा सा शख्स लग रहा था उसको। Presently her eyes wandered to the other, and she was surprised to recognize in him a certain Mr. Hyde, who had once visited her master, and for whom she had conceived a dislike. और फिर उस वक्त अचानक से यूँ हुआ कि उसकी आंखें जो हैं वो जाके ठहरी
वेंडर्ड का मतलब जानबूझ के नहीं किसी तरफ आंखों को लेके जाना, बल्कि इत्तेफाक से कहीं घूमती घामती आंखें पहुंच जाएं। तो वो उस बूढ़े आदमी को देख रही थी, फिर आंखें उसकी पड़ी इन दूसरे साहब के ऊपर। एंड शी वॉज सरप्राइज, उसको हैरान हुई कि जब उसने पहचाना कि अरे ये तो वो जनाब, वो क्या थे, वो कोई क्या नाम था उनका, कि मिस्टर हाइड। जो असर्टेन का मतलब हुआ कि ठीक से याद नहीं आ रहा था नाम, फिर याद आया, हाँ हाँ वो मिस्टर हाइड थे, एक मिस्टर हाइड थे जो एक दफ़ा इस जिस घर में औरत काम करती थी उस घर में उसके मास्टर के पास मिलने आए थे, और जिनके लिए उसके दिल में थोड़ी सी एक नफ़रत सी पैदा हुई थी, या उनको वो उसको पसंद नहीं कर रही थी। उसका कोई मैनर ऐसा होता है ना, कुछ लोग नौकरों से बदतमीज़ी से बात करते हैं, नौकर फिर उनको इतना अच्छा नहीं समझ रहे होते। तो कुछ ऐसा हुआ होगा, तो उसको वो इतना पसंद नहीं था वो आदमी, लेकिन पहचान गई कि अच्छा ये तो ये हैं मिस्टर हाइड। ठीक है। ही हैड इन हिज हैंड अ हैवी केन, उसके हाथ में एक भारी सा डंडा था। केन होती है वॉकिंग स्टिक, जो कि चलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। विथ विच ही वॉज फिडलिंग, और वो उसके साथ कुछ खेल रहा था, मतलब अपने हाथों में ना उसको घुमा रहा था। ऐसा होता है ना, खड़े खड़े आप बात कर रहे हो तो हाथ, खाली हाथ में कोई चीज़ हो तो वो उस चीज़ को आप इधर उधर घुमाने लगते हैं। बट ही आंसर्ड नेवर अ वर्ड एंड सीम टू लिसन विद एन इल कंटेन्ड इम्पेशंस, लेकिन उसने एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से जवाब के तौर पे नहीं दिया। जो वो साहब कह रहे थे, जो भी कुछ वो उससे कह रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, जवाब नहीं देना चाह रहा था। और जो बात सुन रहा था वो बड़े ही इल कंटेंड इम्पेशंस से दे रहा था। इम्पेशंस होती है बेसब्रापन, और इल कंटेंट जो जो उससे रोका ना जा रहा हो, बर्दाश्त ना हो रहा हो। तो ऐसे सुन रहा था कि सुनने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा और बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस बस बात ख़त्म हो गई था से। इस तरह से वो सुन रहा था, उसके अंदाज से ऐसा लग रहा था। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन ही ब्रोक आउट इन अ ग्रेट फ्लेम ऑफ एंगर, और फिर अचानक से ही ऐसा लगा कि वो जैसे कोई आग भड़कती है, वैसे उस गुस्सा उसका भड़क उठा। उसका गुस्सा भड़क उठी, ही ब्रोक आउट, जैसे फायर ब्रेक्स आउट कहते हैं ना, फायर हैज़ ब्रोकन आउट, अचानक से आग भड़क उठी। तो इस तरह से उसका एंगर ब्रोक आउट, उसका एंगर का फ्लेम, उसका गुस्से की का शोला जो है वो भड़क उठा। एंड स्टैम्पिंग विद हिज फुट, brandishing the cane and carrying on as the maid described it like a madman, अपना पाँव जमीन पे जोर से मारा उसने, ओ करके कुछ गुस्से से, और अपनी जो डंडा था उसको जो है वो जोर जोर से घुमाने लगा, दिखाने लगा। ब्रांडिशिंग कहते हैं कोई चीज़ निकाल के हथियार के तौर पे वो दिखा रहा है डराने के लिए, छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा अभी तुमको मैं। और ऐसे अपने आप को ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि मेड ने डिस्क्राइब किया, जैसे कोई पागल आदमी हो। द ओल्ड जेंटलमैन टुक अ स्टेप बैक, उसकी एकदम से भड़क जाने को देख के जो वो बूढ़ा आदमी था वो एक कदम पीछे हटा। विद द एयर ऑफ वन वेरी मच सरप्राइज्ड एंड अ ट्राइफल हर्ट। अच्छा, एयर कहते हैं कि ऐसा, ऐसी शख्सियत, इस सिचुएशन में यहाँ विद द एयर ऑफ वन कहेंगे, उसकी देख के, शख्सियत को देख के ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई एक ऐसा शख्स है जो कि अचानक से बहुत हैरान रह गया सामने वाले की हरकत की वजह से, और कुछ हर्ट भी हुआ, तकलीफ भी महसूस कर रहा है। आइदर वो इमोशनली हर्ट हुआ है या फिजिकली वो हर्ट हुआ है, ये बात क्लियर नहीं है। तो एक ऐसे शख्स के सा अंदाज उसने पीछे हटा एकदम से घबरा के, ओह क्या, ये क्या हो गया भाई इसको, ये क्या कर रहा है। एंड एट दैट मिस्टर हाइड ब्रोक आउट ऑफ ऑल बाउंड्स एंड क्लब्ड हिम टू द अर्थ। और उसके बाद जब वो पीछे हटा ना डर के तरह सा, तो जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और सामने वाला डर जाए, तो गुस्से वाला शख्स और ज़्यादा अपना उसके ऊपर तारी हो जाता है और हावी होना शुरू होता है। तो जब ये देखा मिस्टर हाइड ने कि वो डर गया है और पीछे हटा है, तो जितने भी उसके बाउंड्स थे उसने सब तोड़ दिए, यानी सारी हदें क्रॉस कर ली। अपने आप को किसी तरह से ऐसा लग रहा था अगर वो कंट्रोल कर भी रहा था अपने गुस्से को, तो अब उसने अपने गुस्से के तमाम बंद खोल दिए। अपनी तमाम जो रुकावटें थी अपने दिमागी तौर पर वो सब छोड़ी, और बिल्कुल पागलों की तरह से जो है वो अपने आप को उसने उसके ऊपर हमला किया, हमलावर हुआ। क्लब्ड हिम टू द अर्थ, डंडा मार मार के उसको ज़मीन पे गिरा दिया। एंड नेक्स्ट मोमेंट विद एप लाइक फ्यूरी ही हेल्ड डाउन अ स्टॉर्म ऑफ ब्लोस, और फिर अगले ही लम्हे बिल्कुल जैसे कोई बनमानस की तरह से गुस्से में हो वो, उसने हेल कहते हैं ऊपर से बारिश कर देना, बरसा देना, कोई से तूफान की तरह से कोई चीज़ आती है, तो मुक्कों का तूफान जो है ना उसके ऊपर बरसा दिया जो नीचे गिरा था आदमी। एट द हॉरर ऑफ दीज साइट्स एंड साउंड्स द मेड फेंटेड, और इतनी ख़तरनाक और खौफनाक हरकतें देखकर और वो आवाज़ें सुनकर जो मेड थी वो बेहोश हो गई। इट वॉज 2 o'clock when she came to herself, तकरीबन 2 बजे थे जब वो अपनी वापस हवास में आई।
and called for police, और उसने पुलिस को बुलाया. The criminal was gone long ago. वो जो मुजरिम था वो तो बहुत देर पहले जा चुका था. But there lay his victim in middle of the lane. और सड़क के दरमियान में वो जो विक्टिम था, वो जो बेचारा जिसके साथ ये जुर्म हुआ, वो जो है वो पड़ा हुआ था. Incredibly beaten up. बहुत ही बुरी तरह से उसको जो है वो पीटा गया था. The stick with which the deed had been done, although it was of some rare and very tough and heavy wood, had broken in the middle, and one splintered half had rolled in the neighboring gutter. The other, without doubt, had been carried away by the clerk. और वो जो डंडा था जिससे कि ये जो हरकत की गई थी, जो काम हुआ था ख़तरनाक मार पिटाई का, हालांकि वो बड़ा ही कीमती और बड़ा ही सख्त किस्म की लकड़ी की और बहुत जानदार लकड़ी की बनी हुई वो एक केन थी, लेकिन वो टूट गई थी और दरमियान में से टूट गई थी. और उसका एक जो टूटा हुआ हिस्सा था वो तो लुढ़क के और फिसल के करीब ही एक गटर था वहाँ चला गया था, उस गटर के करीब जाके गिर गया था. जबकि दूसरा, इसमें कोई शक नहीं है कि वो ले गया होगा यकीनन, वो जो किलर था वो शख्स. उसका दो टुकड़े हो गए थे लकड़ी के, एक टुकड़ा वो किलर ले गया था और एक टुकड़ा यहाँ पड़ा था गटर के पास. अच्छा, गटर कहते हैं जी सड़क के दोनों तरफ या बाज़ औक़ात एक तरफ एक थोड़ा सा गहरा करके एक लाइन बनाई जाती है ताकि बारिश का पानी जो है उस लाइन में जाता रहे और सड़क जो है पानी में ना डूबे. तो अब हमारे यहाँ तो गटर एग्जैक्टली उस अंडरलाइन पूरा सीवेज सिस्टम को ही गटर कहने लगे हैं, लेकिन गटर का मतलब एग्जैक्टली एक किसी जगह थोड़ा सा खोद के एक लाइन बनाना ताकि पानी जो है वो सारा उस तरफ बहना शुरू हो जाए, उसमें से बह के आगे जाए और सड़क पे जलथल ना हो. खैर, अ पर्स एंड अ गोल्ड वॉच वर फाउंड अपॉन द विक्टिम. तो वो जिसको मारा गया था उसके ऊपर, जो शिकार हुआ था शख्स बेचारा, उसके ऊपर जो है वो उसके पास से पर्स भी मिला और गोल्ड वॉच भी मिली. अच्छा, अब इससे क्या साबित होता है, ये बात क्यों बताई जा रही है कि अगर कोई चोर आपको मार के गया है, कोई डाकू आपको मार के गया है, तो वो आपकी कीमती चीज़ें ले जाता है. तो अगर मरने वाले के पास से कीमती चीज़ें मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि मारने वाले ने किसी कीमती चीज़ की वजह से नहीं मारा, बल्कि मारने की कोई और वजह थी. तो सोने की घड़ी भी थी, पर्स भी था, वो विक्टिम के पास से मिला. बट नो कार्ड्स और पेपर्स एक्सेप्ट अ सील्ड एंड स्टैम्प्ड एनवेलप which he had been probably carrying to the post and which bore the name and address of Mr. Utterson. सिवाय इसके कि एक सील हुआ हुआ, एक बंद हुआ हुआ एक एनवेलप मिला जिसपे स्टैम्प्स भी लगी हुई थी, मोहरें भी लगी हुई थी, और वो लिफाफा था जो कि वो शायद पोस्ट ऑफिस के लिए लेके जा रहा था और उस पर नाम लिखा हुआ था मिस्टर अटरसन का. दिस वॉज brought to the lawyer the next morning before he was out of bed, and he had no sooner seen it and been told the circumstances than he shot out a solemn lip. I shall say nothing till I have seen the body, said he. This may be very serious. Have the kindness to wait while I dress. तो क्या फरमाया इन्होंने कि जो लिफाफा था उस पर नाम मिस्टर अटरसन का था. मिस्टर अटरसन जो है वो वकील हैं. तो जब ज़ाहिर है वो लिफाफा, एक शख्स मरा है उसके हाथ में एक लिफाफा है जिस पे एक वकील का नाम लिखा है, तो वो वकील के पास लेके आया जाएगा वो लिफाफा. पुलिस वाले उन्हें पहुंचाया होगा और आते ही उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए होंगे. ये क्या है, क्या हुआ, कैसे, आपको जानते हैं किसने मारा था, पता है कि कौन सा आपसे जो मर गए, ये सवाल शुरू हो गए होंगे. तो जब ये उस लॉयर मिस्टर अटरसन के पास अगली सुबह पहुँचाया गया, तो इससे पहले कि वो बिस्तर से निकलते उस वक्त ही अचानक से धड़ के पुलिस आई होगी, भाई खोलो दरवाज़ा, ये देखो ये क्या चीज़ है. तो जैसे ही उन्होंने उसको देखा, नो सूनर ही हैड नो सूनर सीन इट, यानी जैसे ही उन्होंने उसको देखा एंड बीन टोल्ड द सर्कमस्टांसेस, और जैसे ही उनको तमाम हालात बताए गए, ही देन शॉट आउट अ सॉलम लिप, यानी एक बड़ी सीरियस सी शक्ल बनाई इन्होंने. ठीक है, शॉट आउट अ सॉलम लिप एक मुहावरतन बात की जाती है कि अपने होठों को इस तरह से उन्होंने कर्व करके नीचे से और बड़ा सीरियस सी शक्ल बना के उन्होंने कहा कि मुझे कहना, आई शैल से नथिंग, मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता, टिल हैव सीन द बॉडी, जब तक कि मैं वो बॉडी ना देख लूँ जिनका के कत्ल किया गया है, मकतूल की बॉडी ना देख लूँ. एंड दिस मे बी वेरी सीरियस, और ये काफ़ी सीरियस, काफ़ी ख़तरनाक बात हो सकती है, तो बराए मेहरबानी इतना तो महरम करें मेरे ऊपर कि इतना इस बात का इंतज़ार कर लें कि मैं कपड़े बदल लूँ. एंड विद द सेम ग्रेव फेस, और उसी गुस्से या उसी सीरियस किस्म के फेस के साथ, ही हरीड थ्रू हिज ब्रेकफास्ट एंड ड्रोव टू द पुलिस स्टेशन. तो वो जल्दी जल्दी उन्होंने नाश्ता किया और फिर पुलिस स्टेशन पहुँचे गाड़ी चलाकर.
whether the body had been carried whether the body had been carried, जहाँ पे कि वो जिस्म या वो जो डेड बॉडी थी वो उठा के ले जाई गई थी. As soon as he came into the cell he nodded. जैसे ही वो सेल में दाखिल हुए जहाँ बॉडी रखी हुई थी, उन्होंने अपना सर हामी में हिलाया, असबात में हिलाया. Yes, he said he. I recognize him. I'm sorry to say that this is Sir Janvers Cario. हाँ हाँ, मैं इनको पहचान गया. मुझे बड़ा अफसोस है, मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि ये सर डैनवर कैरियो हैं. Good grief, sir! exclaimed the officer. Is it possible? ओह, ये तो बड़े अफसोस की बात है जनाब. उस ऑफिसर ने कहा, क्या ये मुमकिन है? And the next moment his eye lighted up with professional ambition. और अगले ही लम्हे उसकी आंखें ना रोशन हो गई. मतलब वो खुश सा हो गया एक लम्हे को. मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के मरने पे खुश हुआ, लेकिन प्रोफेशनल एम्बिशन की वजह से थोड़ा सा वो चमक गई उसकी आंखें. मतलब क्या हुआ कि जब आपके पुलिस स्टेशन में एक ऐसे शख्स की लाश आई है जो बहुत मशहूर आदमी है, बड़ा कोई इंपॉर्टेंट आदमी है, तो एक लम्हे को तो आप उदास होंगे कि यार देखो किसी का कत्ल हुआ. दूसरे में आप सोचेंगे कि अगर किसी इंपॉर्टेंट आदमी का कत्ल हुआ और मैंने कातिल को पकड़ा एज अ पुलिसमैन, तो मेरी तो तरक्की भी हो सकती है. तो ये एक इंपॉर्टेंट केस आया है, ये सोच के उसकी आंखें जो हैं वो रोशन हो गई, मतलब चमक उठी. दिस विल मेक अ डील ऑफ नॉइज, ही सेड. इससे तो काफ़ी शोर शराबा होगा क्योंकि एक बड़े मशहूर आदमी थे. तो एंड परहैप्स यू कैन हेल्प अस टू द मैन, और शायद आप हमारी मदद कर सकें उस बंदे तक पहुँचने में जो कातिल है. एंड ही ब्रीफली नैरेटेड व्हाट द मेड हैड सीन. और फिर उन्होंने, उस पुलिस वाले ने जल्दी जल्दी बता दिया, मुख्तसर सा बता दिया कि उस मेड ने क्या देखा था. एंड शोड द ब्रोकन स्टिक. और वो जो टूटी हुई स्टिक थी, टूटी हुई वॉकिंग स्टिक थी, वो भी दिखाई. मिस्टर ट्रिसन हैड ऑलरेडी quailed at the name of Hyde, but when the stick was laid before him, he could doubt no longer. तो मिस्टर ट्रिसन पहले ही एक शक में मुब्तला हो गए थे. एक खौफ उनके जहन में आ गया था कि हाँ, ये जैसे उन्होंने हाइड का नाम सुना था, क्योंकि हाइड के बारे में उनके भी कुछ उनकी कैफियत ऐसी थी कि उसका नाम सुन के ही वो कुछ ऐसे कैफियत में चले गए थे कि हो सकता है कि उसी ने मारा हो, ये सही कह रही होगी मेड. लेकिन जब उसने वो स्टिक देखी, उसके सामने वो स्टिक रखी गई, तो फिर उसको कोई शक ना रहा. Broken and battered as it was, he recognized it for one that he had himself presented many years before to Henry Jekyll. को उसको बिल्कुल इस बात में शक ना रहा कि ये किसकी स्टिक है. क्यों कि हालांकि वो टूटी हुई थी और काफ़ी उसकी हालत ख़राब थी, लेकिन वो पहचान गया कि ये तो वही स्टिक है जो कि उसने तोहफे के तौर पे दी थी कुछ साल पहले हेनरी जैकल को, जो डॉक्टर जैकल थे. इज दिस मिस्टर हाइड अ पर्सन ऑफ स्मॉल स्टेचर, ही इंक्वायर्ड. तो उसने पूछा कि ये जो मिस्टर हाइड है इनके बारे में बात कर रहे हैं, ये एक छोटे कद के आदमी है. तो जवाब में कहा गया कि पर्टिकुलरली स्मॉल एंड पर्टिकुलरली विकेट लुकिंग इज व्हाट द मेड कॉल्स हिम. और मासी ने, उस मुलाजमा ने जो बताया, वो तो अच्छा खासा छोटे कद का और अच्छा खासा अय्यार लगने वाला ना, अय्यार सी शक्ल वाला आदमी लग रहा था. ये मेड ने बताया. सेड द ऑफिसर. ऑफिसर ने कहा. मिस्टर अटरसन रिफ्लेक्टेड एंड देन रेजिंग हिज हैंड. मिस्टर अटरसन ने कुछ सोचा, फिर अपना हाथ उठाते हुए कहा, इफ़ यू विल कम विद मी इन माई कैब, ही सैड, आई थिंक आई कैन टेक यू टू हिज हाउस. अगर आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलेंगे जिसमें मैं आया हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको उसके घर ले जा सकता हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो हमारा मुजरिम है. शायद मैं वहाँ तक आपको ले जा सकता हूँ. इट वॉज बाई दिस टाइम अबाउट 9 in the morning, and the first fog of the season hung in the streets. The cab rolled slowly through the dark, dreary streets, and Mr. Turson felt gloomy. अब ये तकरीबन सुबह के 9 बज रहे थे, और उस मौसम में जो फॉग आना शुरू हो गई थी, धुंध आना शुरू हो गई थी. तो उस मौसम की पहली पहली धुंध थी ये, जो अभी तक जो है वो सड़कों पे मौजूद थी. और वो जो कैब थी, ऐसे सड़कों में धुंध कब मौजूद रहती है सुबह होने के बाद भी, जब सूरज जो है वो ठीक से ना निकला हो, बादल बादल आ गए हो. तो उससे क्या होता है कि वो सूरज की तपिश आती है तो खुद ब खुद धुंध साफ़ हो जाती है. सूरज की तपिश ना पहुंच रही हो नीचे, तो धुंध काफ़ी देर तक बरकरार रहती है, दिन भर भी बाज़ औक़ात रहती है. तो सुबह का वक्त था, धुंध हो रही थी, मौसम की पहली धुंध थी, और वो जो गाड़ी थी वो आहिस्ता आहिस्ता चलती जा रही थी. अंधेरी और बड़ी उदास और मायूस सी सड़कें. उस वक्त ऐसा लग रहा होता है ना बिल्कुल, जब आप किसी का कत्ल देख के आएँ, डेड बॉडी को देख के आएँ, उसको आप जानते भी हों, जिसने कत्ल किया आपका ख्याल है कि आप उसको भी जानते हैं,
तो फिर आपको हर चीज़ ही एक मायूस मायूस उदास उदास सी दिख रही होती। तो कुछ तो मौसम का असर था और कुछ वो कैफियत ऐसी थी कि सड़कें मायूस उदास अंधेरी, और मिस्टर एटरसन जो है वो काफ़ी उदास महसूस कर रहे थे। As the cab drew up before the address indicated, the fog lifted a little and showed him a dingy street, a grubby eating house, a few shops selling cheap goods, many ragged children huddled in the doorways, and many people of different nationalities passing by. जबकि वो कैब जो है जाके रुकी उस एड्रेस पे जहाँ पे कि इशारा किया उन्होंने कि भाई यहाँ जाना है, तो वो जो धुन थी वो कुछ कम हुई, कुछ कुछ कमी आई उसके अंदर, उठी कुछ धुन, और फिर कुछ देखना शुरू हुआ। क्या देखा जी कि एक बदहाल सी एक पुरानी सी सड़क थी और वहाँ पे एक ऐसा ईटिंग हाउस था, यानी जहाँ खाना खाया जा सकता, जो ग्रबी सा था, गंदा सुंदा सा था। तो गंदा सुंदा सा कोई होटल मौजूद था, कोई छाबड़ी किस्म का जैसा होता है, कोई वो कोई ऐसा सड़क के किनारे जैसे चाय के होटल होते हैं या हल्का फुल्का कोई खाने के होटल होते हैं, तो वो ज़्यादा कोई सफाई का ख्याल नहीं रखा होता। सड़क भी कोई ऐसी ख़ास नहीं थी जैसे गरीब इलाकों की सड़क होती है, इस टाइप की सड़क थी। और खाने की जो दुकान थी वो भी बड़ी ऐसी गंदी सुंदी सी मैली कुचैली सी थी। कुछ दुकानें थीं जो बड़ा सस्ते से सामान बेच रही थी। तो यकीन आप ये समझ गए होंगे, आइडिया तो हो ही गया हुआ किस तरह की इलाका है, किस मोहल्ले में दाखिल हुए हैं। तो मोहल्ला वो बड़ा गरीब सा मोहल्ला था और कुछ गंदा सुंदी से इलाका था। बड़े बहुत से फटे पुराने कपड़े पहने बच्चे जो हैं वो दरवाज़ों में घुस रहे थे, और बहुत से लोग जो कि मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखते थे वो गुज़र रहे थे वहाँ से। अच्छा, ये भी होता है कि अक्सर जो दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं नए नए, वो अपने मुल्कों को से बाज़-औक़ात लीगली आते हैं, बाज़-औक़ात इल्लीगली भी किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं जो अमीर मुल्क हो, ताकि वहाँ से कोई काम पकड़ें और फिर पैसे अपने घर वालों को भिजवाएँ। तो वो लोग भी बेचारे ऐसे ही इलाकों मोहल्लों में जाके रहते हैं, सस्ते होते हैं, हालात वहाँ के ऐसे ख़राब से होते हैं, तो इसलिए ऐसे इलाकों में आपको मुख्तलिफ़ नेशनलिटीज़ के लोग ज़्यादा मिलते हैं। खैर, अब ये पुरानी बात हो रही है। आज के दिन में तो दुनिया के जो बड़े बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, उन सब में ही मल्टीपल नेशनलिटीज़ के लोग आपको बेतहाशा नज़र आते हैं। तो एक ज़माना ये था कि ज़्यादा नेशनलिटीज़ के लोग उन इलाकों में ज़्यादा पाए जाते थे जो कि खस्ता हाल या सस्ते इलाके जो थे। आज के दिन में ज़्यादा नेशनलिटीज़ के लोग वहाँ पाए जाते हैं जो बड़े बड़े शहर होते हैं। बहरहाल दुनिया बदल गई है, 100-150 साल गुजर गए इनका ये नावल लिखे हुए। खैर, एंड द नेक्स्ट मोमेंट द फॉग सेटल्ड डाउन अगेन अपॉन दैट पार्ट as brown as umber and cut him off from his lowly surroundings. क्या हुआ कि जिस वक्त उन्होंने सारी चीज़ें देखी उससे कुछ देर पहले वो जो फॉग उठी थी, तो अगले लम्हे वो फॉग दोबारा सेटल डाउन हो गई, यानी दोबारा से छा गई, दोबारा धुंध छा गई इस पूरे इलाके पे, जो इलाका इनको नज़र आ रहा था। और अब जो धुंध छाई थी वो ऐसी ब्राउन सी थी जैसे कि अंबर एक लकड़ी का रंग होता है, गहरा ब्राउन लकड़ी का रंग होता है, वैसे गहरे ब्राउन सी। वो गहरी ब्राउन क्यों होगी कि वो इस इलाके में डस्ट बहुत ज़्यादा होगी, धुआं शुआं होगा, वो कहीं लकड़ियाँ जलाई जा रही होंगी, उसकी वजह से आसपास की जो पोल्यूशन थी उसकी वजह से भी धुंध कुछ ज़्यादा गहरी ही ब्राउन से कलर की हो गई थी। एंड कट हिम ऑफ फ्रॉम हिज लोली सराउंडिंग्स, जिसकी वजह से वो जो आसपास की जो गरीब गुरबा का जो इलाका था वो उसकी नज़रों से कट गया, उसकी नज़रों के सामने से ओझल हो गया। दिस वॉज द होम ऑफ हेनरी जैकल्स फेवरेट ऑफ अ मैन हु वॉज एयर टू अ $250,000 स्टर्लिंग। ये वो घर था जो कि हेनरी जैकल के किसी फेवरेट का था, एक ऐसे आदमी का जो कि मालिक बनने वाला था तकरीबन 1 मिलियन के क्वार्टर का, 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग के क्वार्टर का। तो क्वार्टर ऑफ अ मिलियन, 1 मिलियन हम उर्दू में कहते हैं 1 मिलियन 10 लाख को, तो क्वार्टर ऑफ अ मिलियन का मतलब 2.5 लाख। 2.5 लाख पाउंड उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना पड़ेगा कि क्या हुआ कि ये जो वकील साहब थे मिस्टर अटरसन, ये मिस्टर जैकल जो कि एक बड़े अच्छे पैसे वाले मशहूर आदमी थे, डॉक्टर जैकल उनके वकील थे। ठीक है, डॉक्टर जैकल एक बड़े अच्छे मशहूर और इज़्ज़तदार आदमी थे, पैसे वाले आदमी थे। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने एक फार्मूला बना लिया था जिसको पी के वो मिस्टर हाइड बन जाते थे। ठीक है, तो डॉक्टर जैकल ने कुछ कंफर्म नहीं थे अपनी सिचुएशन में कि उनको ज़िंदगी अब आगे कैसे गुजारनी है, क्योंकि वो जब उनके ऊपर वो हावी होता था वो मिस्टर हाइड की कैफियत,
तो वो और अपने आप को मजबूर महसूस करते थे वो ड्रिंक पीने पे। तो वो अजीबोगरीब हरकतें करते थे और कई लोगों ने उनको इस तरह की हरकतें करते हुए छोटी मोटी देखा था कि कभी किसी से लड़ गए, कभी किसी को मुक्का मार दिया, कभी किसी के ऊपर कुछ कर दिया। तो इधर ये जो मिस्टर टर्सन थे ये वकील थे डॉक्टर जैकिल के। डॉक्टर जैकिल एक मशहूर आदमी थे। डॉक्टर जैकिल ने अचानक से इनसे कहा था कि जी मैं एक अमीर आदमी तो हूँ, लेकिन मैं अपनी सारी जायदाद जो है ना, अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे बाद मिस्टर हाइड के नाम मैंने कर दिया। एक साहब है मिस्टर हाइड, उनके नाम कर दिया। तो ये बड़े हैरान हुए थे कि यार आप इतने अमीर आदमी हैं और आप एक अजनबी के नाम अपनी सारी जायदाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं बस ठीक है, मैं सोच समझ के फैसला किया। अब उसके बाद ही अचानक ऐसा हुआ कि ये जो मिस्टर हाइड थे ये चलते हुए कहीं जा रहे थे, एक लड़की से टक्कर हुई, उसको रख के मारा इन्होंने। तो वो वहाँ पे लोग एक साहब खड़े थे, उन्होंने पकड़ के उसको रोका, ये क्या कर रहे हो, और तो अब उसको जुर्माना अदा करो। तो उसने जो जुर्माना का चेक बना के दिया, तो उस चेक पे डॉक्टर जैकिल के साइन हुए थे, चूंकि वो खुद डॉक्टर जैकिल ही थे एक्चुअली। तो वो चेक जो है वो बंदा इत्तेफाक से इनके घर के पास ही था, वो लेके आया इनके पास, लॉयर साहब के पास। लॉयर ने देखा तो ये एक बदमाश आदमी खड़ा है उनके सामने, डॉक्टर हाइड। अच्छा, शक्ल नहीं पहचानी जाती थी, शक्ल बदल जाती थी। तो ये अजीब बदमाश सा आदमी खड़ा है, इसके हाथ में चेक है जो कि किसी को दे रहा है, और उस चेक पे साइन लेकिन इनके क्लाइंट के हुए हैं, मिस्टर जैकिल के। तो ये हैरान परेशान हुए। तो उन्होंने फिर मिस्टर जैकिल से पूछा कि क्या चक्कर है, ये बदमाश आपको कोई ब्लैकमेल वगैरह तो नहीं कर रहा। वो ये समझ रहे हैं मुस्तकिल कि ये कोई बदमाश है, मिस्टर हाइड कोई बदमाश है जो कि इनके क्लाइंट डॉक्टर जैकिल को ब्लैकमेल कर रहे हैं और ज़बरदस्ती इसकी सारी ज़्यादा अपने नाम लिखवा रहे हैं, और ये बड़ा ख़तरनाक बदमाश है, इसको पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, डॉक्टर जैकिल जो हैं वो अलग घर में रहते थे और उन्होंने मिस्टर हाइड के लिए एक अलग घर इस गरीब से इलाके में लिया हुआ था। तो ये मिस्टर हाइड के घर पहुंचे थे। इसके जहन में था कि मिस्टर हाइड का घर यहाँ है, और ये जो जुमला इन्होंने कहा कि मिस्टर हाइड का घर था जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट का मालिक बनने वाला था। एयर कहते हैं, HEIR की में एच साइलेंट होता है और उसको पढ़ते हैं एयर। ये एयर कहते हैं जिसको विरासत में कोई पैसे मिले हों। तो उसको पैसे मिलने वाले थे अच्छे खासे, £250,000 स्टर्लिंग अच्छी खासी अमाउंट होती है, तो ऐसे मिलने वाले थे पैसे। अब ये इनके घर पहुंचे तो ये नहीं समझ रहे कि ये डॉक्टर जैकिल हैं कोई किलर, बल्कि ये समझ रहे हैं कि मिस्टर हाइड एक किलर आदमी है और मुझे उसको पकड़वाना चाहिए ताकि मेरा क्लाइंट जो डॉक्टर जैकिल है वो महफूज हो सके। वो किसी वजह से उसके प्रेशर में आए हुए हैं। ठीक है जी, तो ये बैकग्राउंड अब थोड़ा और क्लियर हुआ होगा आपको। An ivory-faced and silver-haired old woman opened the door. Ivory-faced and silver-haired एक बूढ़ी औरत है जिसकी शक्ल जो है वो इस तरह की है कि उसके सिल्वर हेयर है, यानी सफ़ेद बाल हो रहे हैं बिल्कुल, और सफ़ेद स्किन है उसकी। आइवरी कहते हैं हाथी दांत को। तो वो सफ़ेद सी उसकी स्किन है चेहरे की, और सफ़ेद ही उसके बाल हैं। और उसका चेहरा जो था, शी हैड एन ईविल फेस स्मूथ्ड बाय हिपोक्रेसी। उसका चेहरा जो था वो बड़ा स्मूथ था, जो कि हिपोक्रेसी की वजह से स्मूथ था। स्मूथ कहते हैं बिल्कुल सपाट सा बना लेना, बड़ा पूरा खुश मिजाजी से मिलना। थी तो वो ईविल, शक्ल से ईविल लग रही थी, लेकिन उसने चेहरे को अपना बड़ा बड़ा साफ सा, बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ था, बड़ी खुश मिजाजी से मिल रही थी। हिपोक्रेसी कहते हैं मुनाफकत को, कि झूठ मूठ में ना नज़र आ रहा था कि झूठी सी औरत है, कोई ख़तरनाक किस्म की औरत है, लेकिन दिखाने को, हिपोक्रेसी में दिखाने को, मुनाफकत के अंदर जो है उसने ऐसी शक्ल बनाई हुई है। बट फॉर हर मैनर्स वर एक्सीलेंट, लेकिन उसके जो अदब आदाब थे वो बड़े एक्सीलेंट थे कि आइए जनाब, आइए तशरीफ़ लाइए। देख के लग रहा था अंदर से कुछ गड़बड़ है इस औरत में, लेकिन बात तमीज़ से कर रही थी। यस शी सेड, दिस वॉज मिस्टर हाइड्स बट ही वॉज नॉट एट होम। उसने कहा जी जी ये मिस्टर हाइड की ही है, मिस्टर हाइड का ही है, लेकिन वो घर पे नहीं है। मिस्टर हाइड का ही घर है लेकिन वो अपने घर पे आज नहीं है। ही हैड बीन इन दैट नाइट वेरी लेट, वो रात को बहुत देर से घर पहुंचे थे। बट हैड गॉन अवे अगेन इन लेस देन एन आवर, लेकिन एक घंटे से पहले पहले वो वापस चले गए थे यहाँ से। देयर वॉज नथिंग स्ट्रेंज इन दैट, और इसमें कोई अजीब बात यूँ नहीं थी कि हिज हैबिट्स वर वेरी इरेगुलर, क्योंकि उसकी आदतें ही इस तरह की थी, अजीब व गरीब ना। ही वॉज ऑफन एबसेंट, अक्सर वो घर नहीं आते थे। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, वो जो अभी अजीब आदतों की बात हुई उनमें से एक अजीब आदत ये थी कि वो अक्सर घर ही नहीं आते थे। इट वॉज नियरली 2 months सिंस शी हैड सीन हिम टिल यस्टरडे, और जो गुज़िश्ता कल वो आए थे अपने घर, तो ये 2 महीने बाद अपने घर को चक्कर लगाया था इन्होंने। ये घर की मुलाजमा होंगी, मेड होंगी। वेरी वेल देन वी विश टू सी हिज रूम्स, ठीक है ठीक है, तो फिर हम उसके कमरों को का जायज़ा लेना चाहेंगे, सेड द लॉयर। लॉयर ने कहा
एंड व्हेन द वुमन बिगेन टू डिक्लेयर इट वाज इम्पॉसिबल, और जबकि उस औरत ने कहना चाहा कि ये मुमकिन नहीं हो सकेगा, तो इन्होंने फरमाया, आई हैड बेटर टेल यू हु दिस पर्सन इज, बेहतर है कि मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ जो साहब आए हैं कौन है। ही एडेड, उन्होंने कहा, दिस इज इंस्पेक्टर न्यू कॉमन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड इंग्लैंड का एक इदारा है जो कि तहकीकात करता है मुख्तलिफ जराइम की। तो ये स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर हैं न्यू कॉमन। तो ये मेरे साथ आए, आप ज़ाहिर है अगर मना करेंगी तो फिर ये वारंट लेके आ जाएंगे, फिर थोड़ा सा और बदनामी होगी आपकी, तो बेहतर है कि हमें ऐसे ही आने दिया जाए। A flash of odious joy appeared upon the woman's face. Ah, she said she. He is in trouble. What has he done? अब क्या हुआ कि उसके चेहरे पे जो है ना बहुत ही कराहियत भरा बड़ी खुशी जो है उसका इजहार हुआ। A flash of odious joy appeared upon the woman's face. उस औरत के चेहरे पे बड़ा ही भयानक किस्म की बड़ी कराहियत वाली जो है वो खुशी उसके चेहरे पे जाहिर हुई। अच्छा, अरे वाह, ठीक है। शी सेड, ही इज इन ट्रबल, तो उसने कुछ गड़बड़ कर दी। व्हाट हैज ही डन, किया क्या है उसने? मिस्टर अटरसन एंड इंस्पेक्टर एक्सचेंज ग्लांसेस। मिस्टर अटरसन और इंस्पेक्टर एक दूसरे को देखने लगे। ही डजंट सीम अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर। देखने में ऐसा महसूस होता है कि वो कोई ज़्यादा मशहूर या पसंदीदा आदमी नहीं था। ऑब्जर्व द इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने कहा, उसकी शक्ल देखे ना, कि जब उस औरत को पता चला कि मिस्टर हाइड कुछ मसले में आ गए हैं, पुलिस पीछे लगी हुई है, तो उसके चेहरे पे खुशी आई। उसको देख के इंस्पेक्टर ने कहा कि ये कोई ज़्यादा ऐसे लोगों में पसंदीदा आदमी नहीं थे, इसका मतलब है, जो आप खुश हो रही हैं उनको परेशानी में देखकर। एंड नाउ जस्ट लेट अस इन। अच्छा, अब आप हमें अंदर आने तो दीजिए। इन द होल एक्सटेंट ऑफ द हाउस, which was but for the old woman, remained otherwise empty. Mr. Hyde had only used a couple of rooms, but these were furnished with luxury and good taste. तो पूरे घर में ही, पूरा घर ही सिवाय उस औरत के, पूरा घर ही यहाँ से वहाँ तक सिवाय उस बूढ़ी औरत के खाली था। मिस्टर हाइड हैड ओनली यूज्ड अ कपल ऑफ रूम्स। मिस्टर हाइड ने सिर्फ कुछ ही कमरे इस्तेमाल किए हुए थे, 2 कमरे ही कह लें, अगर कपल कह रहे हैं तो 2 को कहेंगे ना, तो 2 कमरे ही उनके इस्तेमाल में थे। बट दीज वर फर्निश्ड विद लग्जरी एंड गुड टेस्ट। लेकिन इन कमरों को सजाया गया था, उनमें जो सामान रखा गया था वो बड़ा कीमती, बड़ा पुरआसाइश और बड़े अच्छे टेस्ट के साथ, कि बड़ा कोई जैसे कि कोई समझने वाला समझदार आदमी, शौक़ रखने वाला चीज़ों को रखा है उसने, सोच समझ के अच्छी अच्छी चीज़ें जमा की हैं। A cupboard was filled with food and drinks. एक अलमारी जो कि भरी हुई थी खाने पीने की चीज़ों से। And the table was set with silver cutlery. और जो खाने के लिए जो टेबल रखी हुई थी उस पे जो खाने पीने के लिए जो चमचे कांटे थे वो भी चांदी के थे। एंड फाइन चाइना, और जो प्लेटें थी वो बेहतरीन किस्म की चीनी के बर्तनों की थी। उस ज़माने में तो और महंगे हुआ करते थे चीनी के बर्तन। आर्ट वर्क हैंग अपॉन द वॉल्स, और दीवारों पे तो बड़ा खूबसूरत आर्ट वर्क, कोई तस्वीरें वगैरह लटकी हुई थी। अ गिफ्ट एज अटरसन सपोज फ्रॉम हेनरी जैकल। अब अटरसन के नज़दीक तो हेनरी जैकल बहुत अच्छे आदमी हैं और मिस्टर हाइड कोई ख़तरनाक आदमी है, तो उन्होंने सोचा कि यकीनन ये जो आर्ट वर्क बड़ा कीमती लटका हुआ है ये कोई तोहफ़ा ही होगा जो कि हेनरी जैकल ने दिया होगा इसको। हु वॉज मच ऑफ अ कॉनसियर एंड द कार्पेट्स वर थिक एंड एक्सपेंसिव लुकिंग। चूँकि हेनरी जैकल मशहूर आदमी थे और हेनरी जैकल जो है वो एक कॉनसियर टाइप के आदमी भी थे, यानी वो लोग जो कि इस बात का टेस्ट रखते हों कि वो बेहतरीन किस्म के आर्ट को जज कर सकते हों और नाक़िद हों, और चीज़ों को जो है वो पहचानने का उनमें हुनर हो, फ़न हो, वो अदब की भी पहचान रखते हों, वो आर्ट की भी पहचान रखते हों, इस टाइप के आदमी थे हेनरी जैकल। तो यकीनन उन्हीं की पसंद होगी, उन्होंने ही कोई तोहफ़ा इसको ये दिया होगा जो आर्ट वगैरह का सामान रखा हुआ है। और जो कार्पेट्स थे ये काफ़ी मोटे मोटे और काफ़ी महंगे दिख रहे थे। द कार्पेट्स वर थिक एंड एक्सपेंसिव लुकिंग। एट दिस मोमेंट however the rooms bore every mark of having been recently and hurriedly ransacked. At this moment however, इस लम्हे तो लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था, the rooms bore every mark of having been recently and hurriedly ransacked, कि इन कमरों से बिल्कुल हर चीज़ से ऐसा जाहिर हो रहा था कि ये बहुत जल्दी में और बड़ी करीब ही कुछ ही देर पहले ही रैंसैक्ड किए गए हैं, यानी उनकी तलाशी ली गई है, उलट पुलट किया गया है, कुछ सामान ढूंढ ढांड के निकाला गया है। तो उल्टे पुल्टे तलाशी लेने के बाद जैसा पड़ा होता है ना कमरा, हर चीज़ उल्टी उल्टी हुई होती है,
तो उस तमाम निशानियों से ज़ाहिर हो रहा था कि अभी करीब ही कुछ देर पहले ही इन कमरों को उलट पुलट किया गया है। क्लोथ्स ले अबाउट द फ्लोर विद देयर पॉकेट्स इनसाइड आउट। कपड़े जो थे वो कपड़े ज़मीन पे पड़े हुए थे और उसकी जो जेबें थी वो बाहर निकली हुई थी, जैसे कि जेबों को ढूंढ ढूंढ के कुछ चीज़ निकाली गई हो। ड्रॉर्स स्टूड ओपन, जो दराजें थी वो खुली हुई थी। एंड ऑन द हर्थ देयर ले अ पाइल ऑफ ग्रे एशेस एज दो मैनी पेपर्स हैड बीन बर्न। और जो हार्ट था जहाँ पे के सर्दियों में लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, आतिशदान, वहाँ पे एक पूरा ढेर सा पड़ा हुआ था ग्रे कलर की राख का, ऐसा जैसे कि बहुत से पेपर्स वहाँ पे जलाए गए हों। फ्रॉम दीज एम्बर्स द इंस्पेक्टर disinterred the stub of a green checkbook। और इस राख में जलते हुए अंगारों में से इंस्पेक्टर ने किसी तरह से निकाली एक मोटी सी एक स्टब कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जब किसी को जला दिया जाए तो जलाने के बाद जो बचे टुकड़ा, जैसे वो होता है ना आपका सिगरेट या सिगार होता है, तो उसको सिगार को जितना वो पी लेते हैं, पीने के बाद जब उसको बुझा देते हैं तो उसका जो टुकड़ा बचता है, जो हिस्सा बचता है, उसको स्टब कहते हैं। तो एक जली हुई चेकबुक का टुकड़ा कुछ बचा हुआ था हरे रंग की, वो निकाली इंस्पेक्टर ने उस राख में से टटोल के। विच हैड रेजिस्टेड द एक्शन ऑफ द फायर, जो कि जलने से कुछ बच गई थी किसी वजह से। द अदर हाफ ऑफ द स्टिक वॉज फाउंड बिहाइंड द डोर, और वो जो लकड़ी टूटी थी किसी वो जो मारने के लिए उसने इस्तेमाल की थी, उसका जो दूसरा टुकड़ा था वो दरवाजे के पीछे से मिल गया था। एंड एज दिस क्लेंच्ड हिज सस्पिशंस द ऑफिसर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ डिलाइटेड। और जैसा कि उसने सोचा था, जैसा कि उसने अपना अंदाज़ा लगाया था, वैसा ही हुआ। तो ऑफिसर ने बड़ा खुशी के साथ जो है वो इस बात का इजहार किया कि भाई जैसा हमने सोचा था हमने पकड़ लिया, मतलब मुजरिम तक हम पहुंच गए। A visit to the bank where several thousand pounds were found to be laying to the murderer's credit completed his gratification। तो उसके बाद ये जो है वो बैंक का गए, जैसे चेकबुक मिली थी ना, तो उस चेकबुक के हवाले से वो उस बैंक में पहुंचे जिस बैंक की चेकबुक थी। तो वहाँ पता चला कि कई हज़ार पाउंड्स जो थे वो बैंक में उस मर्डर के नाम पे मौजूद थे। और इसकी वजह से वो जो उसको एहसास था खुशी का, वो और मुकम्मल हुआ कि हाँ, यस आई एम श्योर कि मैंने मर्डर को पकड़ लिया है, जो पुलिस वाला था उसका। बात समझ में आ गई ना? तो एक दफ़ा फिर थोड़ा सा ऊपर से गो थ्रू कर लेते हैं कि एक साथ कई सारे इवेंट्स हो गए कि क्या हुआ था। कि इनको चेकबुक मिली, चेकबुक मिलने के बाद उनको वो स्टिक मिल गई। उस स्टिक मिलते ही जो इंस्पेक्टर था वो उसका जो शक था वो काफ़ी मजबूत हो गया कि हाँ भाई अब हम सही बंदे पे पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ जिस चेकबुक का जिस बैंक के नाम या जिस बैंक की चेकबुक थी उस बैंक पहुंचे तो पता चला कि इस शख्स के नाम, जो मिस्टर हाइडन के नाम, कई हज़ार डॉलर्स मौजूद हैं। तो इसके बाद जो है वो जो इंस्पेक्टर था वो काफ़ी खुशी महसूस कर रहा था, काफ़ी सुकून में आ गया था कि ज़बरदस्त कंफर्म हो गया। जैसे कि यू मे डिपेंड अपॉन इट सर, ही टोल्ड मिस्टर ट्रसन, आई हैव हिम इन माई हैंड। आप इस बात पे भरोसा कर सकते हैं जनाब कि मैं उस शख्स तक पहुंच गया हूँ। ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज हेड, और मैं ये बात अच्छी तरह समझ गया हूँ कि वो किस टाइप का आदमी है। क्या, कैसे समझ गया है? कि ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज हेड, कि यकीनन वो पागल हो चुका था। और ही नेवर वुड हैव लेफ्ट द स्टिक और अबव ऑल बर्न द चेकबुक, क्योंकि वो किसी सूरत भी अगर वो यहाँ आया था और यहाँ से निकल के भाग गए तो किसी तरह उसको अपनी स्टिक यहाँ नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि वो स्टिक सबूत थी ना। एक स्टिक वहाँ पड़ी है जिससे उसने बंदे को मारा था, उसका दूसरा टूटा हुआ हिस्सा यहाँ छोड़ के जा रहा है, तो वो तो सबूत छोड़ गया जुर्म का। तो मैं बिल्कुल पहुँच गया हूँ इस बात तक कि वो पागल आदमी था, और वरना वो यहाँ पे ना ये स्टिक छोड़ के जाता है जिससे कि उसने मारा था, कत्ल किया था। और सबसे बढ़कर ये, अबव ऑल सबसे बढ़कर ये, बर्न द चेकबुक, उसने वो चेकबुक जला दी। ही नीड मनी टू लिव, जबकि उसको पैसे चाहिए होंगे अपने गुजर औकात करने के लिए, तो उसने चेकबुक कैसे जला दी अपनी? तो यकीनन कोई पागल आदमी था। वी हैव नथिंग टू डू बट वेट फॉर हिम एट द बैंक एंड गेट आउट द वांटेड पोस्टर्स। और अब हमें कुछ और नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि वो है तो अब तो उसके पास कुछ पैसे होंगे ही नहीं, वो जल्दी जल्दी में भागा है। कुछ दिन में जो 200-400 डॉलर्स या पाउंड्स उसके पास होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, और फिर वो किसी न किसी ज़रिए से बैंक पहुंचेगा अपने, कि भाई चेकबुक तो मेरे पास है नहीं। बैंक मैनेजर से कहेगा आप तो मुझे जानते हैं, मेरे अकाउंट यहाँ पे, मेरे पैसे मुझे दे दें। इस चक्कर में यकीनन वो बैंक आएगा। तो उसने कहा कि अब हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब हम उसका बैंक पे इंतज़ार करते हैं कि किसी न किसी दिन वो बैंक पहुंचेगा और अपने जो वांटेड के पोस्टर्स हैं जिसमें उसकी तस्वीरें वगैरह लगा देंगे,
वो हम अपने निकाल लेते हैं और वो जगह जगह चिपका देंगे, ताकि अगर कहीं से गुजरे और लोग उसको देख लें तो पहचान के पुलिस में रिपोर्ट कर दें। This, however, was not so easy to accomplish, for few people knew Mr. Hyde. लेकिन ये कोई इतना आसान नहीं था ये काम मुकम्मल कर लेना, क्योंकि बहुत कम लोग ही मिस्टर हाइड को जानते थे। Even the master of the servant maid had only seen him twice. यहाँ तक कि वो जो सर्वेंट मेड थी, सर्वेंट मेड्स की मास्टर जो था, उसने भी उसको सिर्फ 2 ही दफ़ा देखा गया। His family could nowhere be traced. और जो मिस्टर हाइट थे उनके ख़ानदान का कोई अता पता ना था कि कहाँ से आए थे भाई, कौन थे, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, बीवी बच्चे थे नहीं थे, अम्मा अब्बा कौन थे उनके, कुछ नहीं पता चलता था। ही हैड नेवर बीन फोटोग्राफ्ड, उसकी कभी कोई तस्वीर नहीं खींची गई थी। एंड द फ्यू हु कुड डिस्क्राइब हिम डिफर्ड वाइडली, और वो लोग जो उसके बारे में कुछ बता सकते थे कि उसकी शख्सियत कैसी थी या शक्ल कैसी थी, वो एक दूसरे से काफ़ी इख्तलाफ करते थे। कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। एज कॉमन ऑब्जर्वर्स विल, और ऐसा होता है आमतौर पे, जो आम लोग जब किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो जब वो उसके बारे में बताते हैं तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज से बताते हैं, तो वो एक्यूरेट पिक्चर बनाना मुश्किल हो जाता है। ओनली ऑन वन पॉइंट वर दे एग्रीड, सिर्फ एक बात पे वो सारे लोग एग्री करते थे, मानते थे कि हाँ इस बारे में हम सब एग्री करते हैं। एंड दैट वाज द हॉन्टिंग सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस विद विच ही लेफ्ट पीपल। वो ये था कि जिससे भी वो मिलता था, जिससे भी उसकी मुलाकात होती थी, उसके अंदर एक अजीब खौफ की सी, अजीब अजीब व गरीब खौफ की सी कैफियत उसके अंदर छोड़ के जाता था। ये बात सब मानते थे। हाँ यार, बंदा जो भी जैसा भी था, शक्ल कुछ सही से याद नहीं, लेकिन उससे मुलाकात जब भी हुई ना तो बड़ा एक सनसनी सी दौड़ जाती थी, एक अजीब खौफ सा उससे मिलके महसूस होता था। इस बात पे सबने एग्री किया। तो वो जो पुलिस वाले ने कहा कि जी हम उसकी तस्वीरें छाप के उसके वांटेड के पोस्टर्स लगा देते हैं, वो लगाना भी आसान नहीं था। यहाँ तक कि खुद वो जो उसके नौकरों का जो इंचार्ज था, वो खुद उसने भी उसको सिर्फ 2 ही दफ़ा देखा था। तो इतना कम लोगों ने लोग उसको उससे मिले हुए थे कि दायरे एक दफ़ा वो चटनी अगर निगाह किसी से पे डाली हो तो उसकी तस्वीर बनवाना इतना आसान नहीं होता। ख़ासतौर पे मुख्तलिफ लोग जबकि इस बात में इख्तलाफ भी कर रहे हो कि उसकी नाक ऐसी थी नहीं, उसकी नाक ऐसी थी, उसकी आंखें ऐसी थी नहीं ऐसी थी, तो फिर और मुश्किल था पुलिस के लिए उसकी तस्वीर बनवाना। ठीक है जी, तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया। इंटरेस्टिंग था पूरा, एक एक किस्सा था। लेकिन ये छोड़े इसलिए जाते हैं इस तरह से कि स्टूडेंट्स को शौक़ हो और वो फिर वो किताब या वो पूरी कहानी लेके पढ़ें और फिर उसको एंजॉय करें। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम रुकते हैं, अपनी एक्सप्लेनेशन को रोकते हैं और सवालों के जवाबों की तरफ जाते हैं कि सवाल कैसे उनके जवाब दिए जाएंगे। हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगा कि सवालों के जवाब जनाब आपने खुद देने हैं। मैं आपको सवाल अच्छे से समझा दूंगा। आप हर एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की हर एक्सप्लेनेशन के बाद वीडियो पॉज कीजिएगा, उसके जवाब लिखिएगा, फिर आगे चलेंगे। इस तरह से एक तो आपको एग्ज़ाम्स के लिए सवालों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे कि आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे कि जी मुझे ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैं खुद ही जवाब लिख रहा हूँ, तो उन जवाबों की वैल्यू भी आपके लिए ज़्यादा होगी। ठीक है जी, तो ये पूरी एक्सरसाइज आपके लिए एक बड़ी मीनिंगफुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगी अगर आप उसके जवाब खुद से लिखते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट फ्रेज डज द ऑथर यूज टू एट द स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट टू शो द रीडर दैट टाइम हैज़ पास्ड। ये तो भाई क्लास 1 2 3 का सवाल है मेरे ख्याल से। बहरहाल जवाब आप बताइए क्या हो सकता है। मैं कुछ कुछ आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। बात सवालों को समझ में नहीं आता ना कि इस क्लास में पूछे क्यों जा रहे हैं। बहरहाल द फ्रेज दैट द ऑथर यूज़, क्योंकि सवाल में डज है तो यूज़ के बजाय यूजेस आएगा। अब इतनी बड़ी क्लास में बताना पड़ेगा तो कैसी बात है, लेकिन बता फिर भी इसलिए देता हूँ कि बहुत से बच्चे बाज़ औक़ात भूल जाते हैं। तो द फ्रेज दैट द ऑथर यूजेस एट द स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट टू शो द रीडर दैट टाइम हैज़ पास्ड इज़, ऐसे करके शुरू कर दें जवाब। और वो फ्रेज़ ये रहा भाई, ये देखें शुरू में ही फ्रेज़ लिखा हुआ है, तकरीबन 1 साल गुजर चुका है। ठीक है, तो इस सवाल में तो कुछ भी नहीं था, आंसर पहले ही मौजूद है बुक में, तो ये जवाब लिख लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, हु वर दी टू मैन इन्वॉल्व इन द क्राइम एंड हाउ डिड द विटनेस फील अबाउट ईच ऑफ देम। ये आपने पूरा अपनी तरफ से लिखना है तो अच्छा मज़ा आएगा। द 2 men इन्वॉल्व इन द क्राइम वर, ऐसे शुरू कीजिएगा। वो 2 आदमी जो कि क्राइम में इन्वॉल्व थे वो थे, और फिर बताइएगा एक आदमी जो था वो ज़रा खूबसूरत सा, गुड लुकिंग, अच्छी उम्र का, सफ़ेद बालों वाला आदमी था जो बड़े अच्छा मैनर्ड आदमी था।
जिसका कि असल में नाम क्या था, वो कैरियर साहब थे ना, तो वो थे। और जो दूसरा आदमी था वो एक छोटे से कद का आदमी था जो कि मिस्टर हाइट थे। और उनका मैनर कैसा था ये बताइएगा। फिर आखिर में यहाँ पॉज करके लिखिएगा कि द विटनेस हु वाज मेड, हाउ डिड शी फील, तो आप यहाँ पे फील के बजाय फेल्ट लिखेंगे क्योंकि सवाल में डिड आ गया। तो द विटनेस फेल्ट दैट द ओल्ड मैन वाज, बूढ़ा आदमी क्या था, बड़ा मेहरबान था, अच्छा सा था, जबकि जो ये छोटा कद का आदमी था, मर्डरर था, ये बड़ा विकेट सा और बड़ा अनप्लेजेंट सा था। उसको चूंकि पहले ही जानती थी तो उसके जहन में उसके लिए एक अनप्लेजेंट फीलिंग पहले से मौजूद थी भी। ये बात पूरी ऐसे आपने बतानी है। मैंने की वोकेबलरी यूज़ कर ली है इसमें, अगर आप गौर से देखें, अगर जहन में नहीं आ रहा तो एक दफ़ा पॉज करके पीछे से दोबारा सुने मैंने क्या बताया। जो की वर्ड्स हैं ना वो मैंने इंग्लिश में यूज़ कर दिए हैं कि ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे, तो ये जवाब आपका पूरा बन जाएगा। अब शाबाश, आप खुद से जवाब लिख के दिखाइए, वीडियो पॉज करके जवाब लिखिए, फिर हम क्वेश्चन सी पे देखते हैं। विच टाइप ऑफ एनिमल इज़ द एंग्री मर्डरर कंपेयर टू, किस तरह के जानवर से उसको मुकाबला किया गया। ये भी बहुत छोटा सवाल है। द एंग्री मर्डरर इज़ कंपेयर टू, और किस क्या नाम बताया था उन्होंने, वो बनमानस का कुछ जिक्र हुआ था ना पीछे, तो वो तो वहाँ एग्जैक्टली मौजूद ही है, इसमें मेरे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। व्हाट इज़ मिस्टर अटरसन्स प्रोफेशन, ये भी कोई बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। मिस्टर अटरसन का प्रोफेशन क्या है। मिस्टर अटरसन्स प्रोफेशन इज़ डैश ऐसे करके बता दें, या मिस्टर अटरसन इज़ अ डैश ऐसे बता दें। वो क्या है आपको बताइए क्या है, शाबाश जवाब लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। Question number E. What was Mr. Utterson's reaction to hearing about the crime and seeing the weapon? मिस्टर अटरसन ने जब वेपन देखा और उस क्राइम के बारे में उनको पता चला तो उनके किस तरह के तासुरात थे। तो अगर आपको याद हो कि वो शुरू में जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस और ग्लूमी फील कर रहे थे, ठीक है ना, याद है ना ये बात। और उन्होंने एक अजीब सी शक्ल बना ली थी, बड़ी ग्लूमी सी शक्ल बनाई थी। पहले उनके पास खबर आई थी, तो उसके बाद जब उन्होंने वो छड़ी देखी थी तो और ज़्यादा वो उनको यकीन सा हो गया था कि ये क्राइम जो है ये एक ऐसे शख्स ने किया इसको कि वो जानते हैं, ठीक है। तो वो जो वर्ड एग्जैक्टली था, अगर आपको याद हो तो कोइल्ड वर्ड था जो उन्होंने यूज़ किया था इसके लिए, जिसमें कि उन्होंने जो तासुरात फील किए थे उसको कोइल्ड के ज़रिए से एक्सप्रेस किया। तो यहाँ वो वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं कि ही वॉज कोइल्ड, और साथ में मिस्टर टसन कोइल्ड व्हेन ही हर्ड, इस तरह से कुछ बात हुई थी ना। तो और फिर उसकी मीनिंग को भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कुछ मैंने वहाँ एक्सप्लेन किए हुए हैं चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के वक्त, और मज़ीद आप डिक्शनरी को यूज़ करते हुए उसको फर्दर और डीपली एक्सप्लेन कर दें कि वो रिएक्शन वो फीलिंग है क्या जो उन्होंने उस वक्त महसूस की थी, ठीक है जी। तो इसका जवाब अब लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ। What do we learn about the old woman who works for Mr. Hyde? ये भी इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया भाई, ये पूरा मौजूद है कि वो किस तरह के उसके तासुरात थे, उसको देख के क्या लग रहा था। तो अगेन आपकी अपनी एक्सप्लेनेशन इसमें काफ़ी काम आएगी। द ओल्ड वुमन हु वर्क्स फॉर मिस्टर हाइड इज़ एक्सप्लेन्ड एज, ऐसे करके शुरू कर सकते हैं आप। या वी लर्न अबाउट द ओल्ड वुमन दैट शी इज़, ऐसे करके बात शुरू कर सकते हैं कि एक ईवल लुकिंग वुमन है जो कि गुड मैनर्स के साथ उनको उसने इनवाइट किया है, लेकिन हमें यह भी पता चलता है कि शी हैज़ बैड फीलिंग्स फॉर हर मास्टर बिकॉज शी स्माइल्ड व्हेन शी हर्ड दैट ही वाज इन ट्रबल। इस तरह की बात भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। उस औरत को एक्सप्लेन करना है तो चार 3-4 लाइनों में आप कर दें उसको एक्सप्लेन अच्छे से, कुछ किताब से हेल्प में, कुछ उस बातों से जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर जी है, आप एफ का आंसर लिख लीजिए, फिर जी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जी है, वाई विल इट बी डिफिकल्ट फॉर इंस्पेक्टर एंड मिस्टर अटरसन टू फाइंड मिस्टर हाइड। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मिस्टर अटरसन एंड इंस्पेक्टर टू फाइंड मिस्टर हाइड बिकॉज, ऐसे शुरू कर दीजिएगा। अब बता दीजिएगा क्यों मुश्किल है भाई, क्यों मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम लोगों ने उसको देखा था, नंबर 1। एक तो ये बात, उसकी तस्वीर कभी नहीं खींची गई थी, नंबर 2। और उसकी शक्ल जो लोग बता रहे थे वो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह की शक्ल बता रहे थे, नंबर 3। नंबर 4, उसकी फैमिली के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था कि कहाँ है कौन है, ठीक है। तो इसलिए मुश्किल होगा। तो ये सारी बातें आप लिख दीजिए, ये तो मौजूद ही है ऑलरेडी पैराग्राफ में लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड मीनिंग सर्च vigorously is used to describe the state of Mr. Hyde's room? The word used to describe Mr. Hyde's room, the state of Mr. Hyde's room is, तो ये तो मौजूद ही है। अब इसमें तो मैं ही बता देता हूँ इस सवाल का जवाब, रैनसैक्ड है ना। रैनसैक्ड को एक्सप्लेन किया गया था कि जिसकी मदद से बताया गया कि कमरे बहुत ज़्यादा बेतरतीबी से थे और उनको तलाशी दी गई थी उनकी।
अब मुश्किल सवाल देख लेते हैं. What details are given in the text that show us that the witness's character? What details are we given in the text that show us the witness's character? जो witness है उसका किरदार के बारे में क्या हमें हिंट्स दिए गए हैं, क्या डिटेल्स दी गई हैं इस चैप्टर में. पिक आउट 3 pieces ऑफ एविडेंस एंड एक्सप्लेन व्हाट दे टेल अस अबाउट हर कैरेक्टर. किसके कैरेक्टर की बात हो रही है? ये जो मेड थी जिसने कि ये सब कुछ देखा था, उसके बारे में आप क्या जानते हैं. अब चूंकि पूरा एक नॉवल भी सस्पेंस बेस्ड है, तो सवाल करने वाले ने सवाल थोड़ा सा बनाया इस तरह से कि वो चाहता है कि आप भी अपनी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन यूज़ करें कि जो 2-4 लाइनें हमें पता चली हैं उस औरत के बारे में, उससे हम क्या बता सकते हैं वो किस तरह की औरत थी. ठीक है. तो लेकिन जवाब पूरा का पूरा आपकी अपना ही होगा, हर एक का जवाब मुख्तलिफ हो सकता है. तो फ्रॉम द डिटेल्स गिवन इन द चैप्टर वी कैन से दैट द विटनेस इज, ऐसे करके बात शुरू करेंगे कि डिटेल्स जो हमारे पास मौजूद हैं उसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि विटनेस कैसी खातून है के, और फिर आप अपना काम शुरू कीजिए. अब आप क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या बातें बता सकते हैं उसके बारे में कि शी इज़ लाइट हार्टेड, या सॉरी शी इज़ अ सॉफ्ट हार्टेड वूमन. ये बता सकते हैं. कैसे बता सकते हैं, आपके ख्याल ये कैसे बनेगा? बिकॉज फिर ये वजह ही बतानी पड़ेगी ना. जब आप बताएंगे कि वो ऐसी थी, जब आप बताएंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं. सो एज आई एम सेइंग दैट शी इज़ अ सॉफ्ट हार्टेड वूमन, आई एम सेइंग दिस बिकॉज she fainted when she saw someone clubbing someone down to earth or someone hitting so ferociously. तो एक तो ये बात आ गई. फिर आप ये कह सकते हैं शी वॉज फैंसीफुल. ठीक है, ये एक उसके बारे में पता चलता है क्योंकि वो शी वॉज इमेजिनेटिव एंड फैंसीफुल बिकॉज शी वॉज सिटिंग एट द विंडो लुकिंग एट द स्काई थिंकिंग अबाउट समथिंग. तो ये एक हमें पता चलता है. ठीक है. और उसके बाद मज़ीद आप भी बता सकते हैं कि जो मैंने पहली बात की थी कि शी हैड अ काइंड हार्ट बिकॉज वेन एवर शी टोल्ड समवन अबाउट द इंसिडेंट शी क्राइड. ठीक है, वो तो बात आई थी ना कि उसके आंसू बह रहे होते थे जब वो किसी को बताती थी. तो यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं कि उस तरह की अच्छी औरत थी. इस तरह से मिस्टर हाइट से जब उसकी मुलाकात हुई थी, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि शी वॉज अ गुड जज ऑफ कैरेक्टर. वो कैसे कह सकता हूँ कि हमें पता है कि जब उसकी मिस्टर हाइट से मुलाकात हुई थी तो वो उसने उनको पसंद नहीं किया था, है ना. ये लिखा है यहाँ पे कि एक उसकी अनलाइकनेस, उसने डिसलाइक किया था मिस्टर हाइट को जब वो उससे मिली थी एक दफ़ा. तो इससे पता चलता है कि शी इज़ अ गुड जज ऑफ कैरेक्टर. उसने एक दफ़ा मुलाकात की, उसको अंदाज़ा हो गया कि कोई सही आदमी नहीं है. तो ये देखिए, मैंने 4-5 बातें बता दी हैं आपको इसी कहानी में से निकाल के. अब आप इनको अपने अल्फाज में लिखिए कि आप क्या क्या बातें बता सकते हैं उस औरत के बारे में इस छोटे से पैसेज को पढ़ने के बाद. ठीक है भी. तो होपफुली सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से आप जवाब बनाएंगे. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट तो वैसे ही बहुत आसान होते हैं, इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ. जैंगरी फलाना है जैंगरी, तो बहुत बच्चों वाले सवाल होते हैं, इसलिए मैं इनको नहीं एड्रेस कर रहा होता हूँ. ये जो मोस्ट डिफ़िकल्ट होता है उसको समझा देना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ. ठीक है जी. तो लेट्स सी के सबसे अच्छे जवाब कौन लिखता है. और अब यहाँ पे आपसे ज़्यादा चाहेंगे फिर किसी और अच्छे से लेसन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.